हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो। ये है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 पार्ट 3। इसका एक दूसरा पार्ट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो आपने उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। उसमें हमने कवर किया था कि क्या कारण बने रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेलियर के, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन की कमी थी, पूरा नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। उसके अलावा हमने उसमें कवर करा था कि आर्मी में क्या चेंजेस लाए गए थे, ठीक है। इसमें आपको मैंने मेजर चेंजेस कहे थे कि रेशियो जो सोल्जर्स का था वो ठीक करा गया, ठीक है। जो की पोजीशन पे थे वो यूरोपियंस बिठाए गए। इसके अलावा उस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कि प्रिंस के लिए क्या बदलाव किए गए थे। जो प्रिंसली स्टेट भारत देश के अंदर रूल कर रहे थे उसमें क्या बदलाव किए गए थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कवर करेंगे वो करेंगे कि लोगों के लिए क्या चेंज आए, सोशल जो रिफॉर्म्स करे थे ब्रिटिश ने, किस तरीके से सोशल रिफॉर्म पे क्वीन ने कहा कि हम जो है इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और किस तरीके से यहाँ पर जो है कंपनी के रूल और ब्रिटिश के रूल में फ़र्क जो है वो हमने देखा, और किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट करा इस फ़र्क पे। क्योंकि जब ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी तब क्या हो रहा था कि ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था वो किसको मिल रहा था, इंडियंस को मिल रहा था। लेकिन जब अब डायरेक्टली यहाँ पे क्राउन रूल कर रहा है तो क्राउन के रूल में क्या है, इन्होंने बेटर फंक्शनिंग के लिए और अपना बेटर कंट्रोल बनाने के लिए क्या करा है कि अपने जो लोग हैं वो ज़्यादा डिप्लॉय करें भारत देश के अंदर में। और उसकी वजह से क्या हुआ है, इकोनॉमिक सेटबैक आया है भारत देश के लिए, और किस तरीके से नेशनलिज्म जो है भारत देश के अंदर में जन्म लेता है। इस रिवोल्ट के बाद नेशनलिज्म किस तरीके से आगे बढ़ता है और वही लीड करता है हमारी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को। बाकी चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। देखो, जो चेंजेस थे ये वो चेंजेस थे राजाओं के लिए आए कि उन्होंने रूल्स बदले कि भाई देखो आप अब जो कहा था ना कि उत्तराधिकारी आप जो है गोद नहीं ले सकते, जो कब्जा कर रहे थे सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो सारी चीज़ें इन्होंने बंद करी। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे जो इन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर भी किए, ठीक है। अगर आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 का सेकेंड वीडियो ध्यान हो, उसमें क्या था, जो रेशियो था सोल्जर्स का, क्यों इंडियन सोल्जर्स हावी हो गए थे, क्योंकि रेशियो जो है वो काफ़ी यहाँ पे गड़बड़ा गया था। इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और जो यूरोपियन सोल्जर्स थे वो कम हो गए थे। यही रीज़न रहा कि इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या दिखाया 1857 में, अपना जो है वहाँ पे अटैक करने की कोशिश करी। ये इन्होंने एक देखो ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी आर्मी को, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। The policy of balance and counter check was adopted regarding military administration. इन्होंने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव डाले, ठीक है। अब वो बदलाव क्या करेंगे, क्या इन्होंने ऐसे चेंजेस करे, अब देखिए। पहला चेंज क्या करा, फर्स्ट चेंज किया, द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड, ठीक है। जो प्रपोर्शन था ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स वो बढ़ाया गया। यानी अगर पहले 100 इंडियन सोल्जर्स थे और उनको मैनेज करने के लिए 2 ब्रिटिश सोल्जर्स थे, इन्होंने कहा भाई ये तो गड़बड़ा, ये तो सही नहीं है, इन्होंने इसको चेंज किया, ये प्रपोर्शन बदला गया। यानी अब 100 पे जो है 2 की जगह 10 रहेंगे, 5 रहेंगे, मतलब सोल्जर्स का प्रपोर्शन ठीक करा गया, नंबर 1, ठीक है। द जनरल पॉलिसी इन दिस रिगार्ड वाज दैट द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस दैट ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स, ठीक है। कितने होने चाहिए, डबल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी अगर 20 यूरोपियन है तो 40, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए इंडियंस, ये प्रपोर्शन रखा गया। यानी 1/2 का प्रपोर्शन रखा गया, ठीक है। ये चेंज किया गया। दूसरा, आर्टिलरी एंड अदर इफेक्टिव वेपन्स ऑफ वॉरफेयर वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया। इन्होंने जो आर्टिलरी और अदर इफेक्टिव वेपन्स हैं वो ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए रिजर्व कर दिए भाई, कि मतलब इंडियन सोल्जर्स के पास अब जो है वो राइफल्स वगैरह इस तरीके से नहीं जाएंगी, ठीक है। हुआ था ना 1857 में कि राइफल्स वगैरह दे दी गई, उन्होंने उन पे बोला कि हम नहीं चलाएंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स पे वापस चला दी गई। तो इन्होंने इस चीज़ को भी बंद करा, इन्होंने कहा भाई देखो जो आर्टिलरी वगैरह है ये ब्रिटिश ट्रूप्स के पास ही रहेगी, ये अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ट्रूप रहेगी, इंडियन ट्रूप्स को आर्टिलरी वगैरह इस तरीके से नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऑल की पोजीशन इन द आर्मी वाज रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द ब्रिटिश। जो भी की पोजीशन है, यानी जो ऐसी पोजीशन है कि भाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो कि इम्पैक्ट डाल सकती है आर्मी पे,
वो सारी की सारी रिजर्व कर दी गई ब्रिटिशर्स के लिए। उन्होंने कहा भाई देखो यहाँ जो है ब्रिटिशर्स ही बैठेंगे इस पोस्ट पे, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम फ्यूचर के अंदर फेस ना करना पड़े। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, इसके अलावा इन्होंने खेला एक गेम। कौन सा गेम? डिवाइड एंड रूल। खेलते आए थे। ऐसा थोड़ी है कि जो बदलाव 1857 के बाद रानी ने लाए वो उन्होंने कहा कि भाई नहीं भाई अब इंडियंस के हिसाब से हम चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं करा इन्होंने। इन्होंने क्या करा, इंडियन सोल्जर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड वर मिक्स्ड अप। पहले क्या था, पहले ऐसा होता था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सिख हैं, वो एक बटालियन में डाले हुए हैं, ठीक है। दूसरी कास्ट है वो एक बटालियन में डाली है, वो एक बटालियन में डाली है कि भाई गांव है, गांव के नज़दीक से लोग ले लिए, तो एक ही जगह के लोग, एक ही गांव के लोग, एक ही रीजन के लोग एक बटालियन के अंदर आ जाते थे। तो एक बटालियन के अंदर एक रीजन के लोग रहेंगे, तो देखो एक रीजन के लोगों के अंदर आमतौर पे क्या होता है, भाईचारा होता है ना। उनका ये कि अरे भाई ये तो मेरे गाँव का है, ये मेरे पड़ोस के गाँव का है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई देखो ये चीज़ें तो दिक्कत है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने सब मिक्सअप करा। उन्होंने कहा भाई ये ब्राह्मण, हिंदू वगैरह जो भी है, ये जो भी कास्ट है, ये सब मिक्सअप करो। इस मिक्सअप करने से क्या होगा, मिक्सअप करने से ये होगा कि इंडियंस जो हैं वो ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। It is mixed up in a manner that no sentiment of unity and nationalism could arise among them. For the same reason, supply of newspaper, journal and nationalist publication to the soldiers was stopped. ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने मिक्सअप करा, इन्होंने कहा भाई ये ग्रुपिंग ना कर सके। दूसरा इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा जो न्यूज़पेपर है, जो नेशनलिस्ट पब्लिकेशन है, क्योंकि कई लोग उस टाइम पे अवेयर हो चुके थे, तो भाई छापते थे ना अखबार वगैरह। जैसे 1857 का रिवोल्ट है, मेरठ में गोली चलाई, ये जो है आगे जाके बड़ा बैरकपुर वगैरह पहुंच गया। कैसे पता चला? ऐसे पता चला क्योंकि अखबार वगैरह के थ्रू पता चला, न्यूज़ पहुंची। इन्होंने कहा भाई ये जो सोल्जर्स को ऐसे कोई पब्लिकेशन अब प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। अब जब नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है, जब न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पब्लिकेशन उनके हाथ नहीं लगेगा, तो न्यूज़ नहीं पहुंचेगी। और न्यूज़ नहीं पहुंचेगी तो वो लोग कहीं ना कहीं कट हो जाएंगे मेन सोसाइटी से, और ये जो रिवोल्ट है ये दोबारा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो कंटिन्यूसली न्यूज़ मिलेगी तो जाहिर सी बात है दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो बचे रह सकते हैं। बाकी क्वीन विक्टोरिया ने क्या करा, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफर टू क्वीन विक्टोरिया देयर एम्पायर इन द ईस्ट विद दीज वर्ड्स, लेट हर मैजेस्टी अप्रिशिएट द गिफ्ट, लेट हर टेक द वास्ट कंट्री एंड teeming millions of Indian under her direct control, but let her not forget the great cooperation from whom she had received them, not the lesson to be learned from its success। ठीक है। अब ये तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, रानी जो है वो रूल करे अभी यहाँ डायरेक्टली, लेकिन ये ना भूले कि किसने ये दिया है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश करी कि देखो भाई ऐसा रूल आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिया हमने ही आपको एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें आई थिंक चलिए, अब ये हमने जो चेंजेस देखे अभी तक, वो हमने किसके देखे, हमने जो चेंजेस देखे वो देखे प्रिंसली स्टेट के अंदर क्या बदलाव करेंगे वो। दूसरा हमने चेंजेस देखे आर्मी के अंदर किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन करा गया, वो हमने चेंजेस देखे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। ये वो प्रॉमिसेस थे जो लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। भाई क्वीन ने कहा कि भाई लोगों के लिए भी कुछ है हमारे पास। अब क्या है वो, क्वीन विक्टोरिया इन हर प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा जो रिलीजियस बिलीफ थे, रिलीजियस बिलीफ क्या थे, बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ थे। पहले आपको अगर ध्यान हो, मैंने कहा था कुछ रिफॉर्म्स भी इन्होंने करे थे जो कि इनके खिलाफ चले गए, जो कि कॉज बने रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि देखो भाई जो रिलीजियस बिलीफ है देश का, जो लोगों का रिलीजियस बिलीफ है, हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। जो भी रिलीजियस चीजें हैं वो आप अपने हिसाब से कीजिए। सेकेंड, द क्वीन ऑल्सो प्रॉमिस्ड इक्वल ट्रीटमेंट ऑल हर सब्जेक्ट इंडियंस एंड यूरोपियन। All appointment declared the queen would be strictly on the basis of education, ability and integrity। उन्होंने कहा कि जो भी अपॉइंटमेंट होंगे इसके बाद से वो एजुकेशन के बेस पे होंगे, एबिलिटी के बेस पर होंगे, है ना। था ना कि आर्मी में एक लेवल तक इंडियन जा सकते थे,
किसी भी ऑफिस में टॉप पोस्ट में इंडियन नहीं बैठ सकते थे। तो अब क्वीन ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, जो भी पढ़ा लिखा होगा हम उसको ही प्रमोट करेंगे, ठीक है। और आपको पता है देखो, इस दौरान भारत जो है इतना आगे नहीं था। ऑब्वियसली यहाँ जो पोस्ट जो भी इन्होंने खोल तो दी कि भाई ठीक है हम एजुकेशन के बेसिस पे करेंगे, लेकिन एजुकेशन के बेसिस पर भी वहाँ कहीं ना कहीं किन्होंने जाना था, यूरोपियंस ने जाना था। इसीलिए आपने लेटर फेज में देखा होगा बहुत सारे नेशनलिस्ट लोग थे, बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे, जो आपने देखा कि क्या करा, जिन्होंने ब्रिटिश इंग्लैंड गए, वहाँ पढ़ाई करी, उसके बाद इन पोस्ट पे बैठने की कोशिश करी, ठीक है। क्योंकि ये देखो इन्होंने बोल तो दिया, क्वीन ने बोल तो दिया कि भाई देखो हम तो बराबरी करेंगे अब, लेकिन बराबरी कैसे करोगे? बराबरी तो तब करोगे ना जब लोग बराबर होंगे। लोग तो यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, आपने यहाँ तो लोग जो हैं वो अलग तरीके से पढ़े, अलग तरीके से क्वालिफिकेशन है उनकी, आपने कहा कि भाई देखो ये क्वालिफिकेशन चाहिए, वो तो है ही नहीं इंडियंस के पास। तो इसीलिए आप बहुत सारे लीडर्स को, भारत देश के लीडर्स को आप ब्रिटेन जाते हुए देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है ब्रिटेन में करी, ठीक है। कई लोग हैं ना कि भाई वो तो ब्रिटेन जाके पढ़े थे, अरे बड़े इसलिए थे भैया, मजबूरी थी। आप पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से उनके बराबर जाके बैठ जाओगे। Third point, an official pardon was granted to people accepting such person as had been guilty of the murder of British subject, ठीक है। सब्जेक्ट इज बेसिकली पर्सन। एक पार्डन ग्रांट कर दिया गया, यानी एक माफ़ी नामा ग्रांट कर दिया गया कि जो भी इस रिवोल्ट के दौरान जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा था, लोगों ने उन सबको जाहिर सी बातें गवर्नमेंट ने सज़ा यहाँ पे प्रोवाइड करी। उन्होंने एक कहा कि कहाँ अलग अलग, उन्होंने कहा ठीक है भाई एक काम करते हैं, जितने भी इस रिवोल्ट के दौरान ऐसा कुछ हुआ है उन सबको क्या दे दिया गया, उन सबको दे दिया गया पार्डन, ठीक है, माफ़ी दे दी गई। उन्होंने कहा ठीक है भाई जिन्होंने भी ऐसा कुछ किया है उन सबको हम रिवोल्ट के दौरान जो ये हुआ है इसको हम भूलते हैं, और माफ़ी जो है एक मास लेवल पे इन्होंने लोगों को, अब बेसिकली देखो लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है, ठीक है, यही हो रहा है। आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें दी जा रही हैं और उसके बाद ये वापस अपने रूप में आ जाएंगे। फोर्थ, the proclamation ended with a promise that the material and moral advancement of the people would henceforth be the main concern of the government। इसके अलावा इस प्रोक्लेमेशन में क्या था? रानी ने जो प्रोक्लेमेशन लोगों के लिए किए, ठीक है, 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चौथा जो प्रोक्लेमेशन उन्होंने कहा कि भाई जो भी अब यहाँ से, यानी यहाँ से आज के बाद जो भी चीज़ें होगी, जो भी हम लोग एडवांसमेंट करेंगे यानी बदलाव करेंगे, मटेरियल या मॉरल एडवांसमेंट करेंगे, आपको ध्यान होगा हमने कहा था कि टेलीग्राफ के पोस्ट, रेलवे, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस भी थी और लोगों ने इसको भी नेगेटिव तरीके से देखा। तो रानी ने कहा कि देखो भाई आज के बाद जो भी हम लोग मॉरल एडवांसमेंट या मटेरियल एडवांसमेंट करेंगे, यानी मटेरियल इज़ बेसिकली थिंग्स और मॉरल इज़ बेसिकली जो भी आप नॉर्म्स वगैरह वैसे बनाएंगे वैल्यूज़ के लिए, ये सारे के सारे किसको देख के बनाए जाएंगे? भारत के लोगों को देखकर, यानी भारत के लोगों के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपनी पॉलिसी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। The Secretary of State was required to lay before both House of British Parliament every year an account of the progress of the moral and material progress of India. These solemn promises, however, were not fulfilled, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा ना, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने, अब ये वाली चीज़ तो इन्होंने बोल दिया ना कि भाई हम जो भी मॉरल ग्राउंड्स पे हम चेंजेस करेंगे आपसे पूछ के करेंगे, मटेरियल ग्राउंड में चेंजेस करेंगे आपसे पूछ के करेंगे। तो क्या उसके बाद इन्होंने रेलवे बंद कर दी? देखो नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात है, वो तो एक ट्रांसपोर्ट का मोड है। क्या इन्होंने उसके बाद क्या कहा कि चलो भाई कोई नहीं, सती प्रथा जो है लागू करो, कि हमने बंद कर दी थी? देखो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बोली गई और कभी फुलफिल नहीं करी गई। इनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक्चुअल में सही हुआ, अगर देखा जाए तो ठीक हुआ, नहीं वो चीज़ें वापस लागू होनी चाहिए थी, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, ये है एक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। भारत देश को इस टाइम पे अब जो 2 लोग हेड कर रहे हैं, एक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये किसकी तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, और दूसरा कौन है, वाइसरॉय, ये किसकी तरफ से, रानी की तरफ से, क्राउन की तरफ से, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करना है, उसे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, भारत देश के अंदर तो पार्लियामेंट नहीं था उस जमाने में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हर साल उसे जाना है
ठीक है, और उसको बताना है कि भाई क्या बदलाव मैंने करे, क्या चेंजेस मैं इस पूरे साल के अंदर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोला गया कि आपने जो है फुलफिल करनी है। ठीक है, ये थे हमारे प्रोमिसेस। अब चलते हैं कंजर्वेटिव एलिमेंट गेन ग्राउंड। ठीक है, अब क्या कहता है इसमें, क्वीन ने क्या क्या प्रॉमिस कर दिए। क्वीन ने कहा that the government would no longer interfere with the social and religious belief of the people. India welcomed this move, but it had its drawbacks or too. देखो, कंजर्वेटिव सोच ने कहीं ना कहीं वापस यहाँ पर कब्जा दिखाने की कोशिश करी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि क्वीन ने बोल दिया था कि हम जो है सोशल लेवल पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले क्या कहा था, इससे पहले मैंने आपको कहा था कुछ ऐसी चीज़ें थी जो क्वीन ने प्रॉमिस करी और मेरे व्यू में उसका देखो कोई ऐसा कोई खास वैल्यू थी नहीं। देखो, क्योंकि सोशल ड्रॉबैक्स जो भारत देश के अंदर में हो रहे थे इस दौरान, चाइल्ड मैरिज हो रहा था, विडो री मैरिज नहीं था, और अनटचेबिलिटी थी। ठीक है, आप देखेंगे सती प्रथा थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये चीज़ें अगर ब्रिटिश बंद कर रही है तो ये एक फेयर इनफ चीज़ें थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सुनने में आया कि भाई रानी ने तो बोल दिया है कि भाई अब जो है उस पर हम लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव सोच थी वो वापस जो है अटैकिंग मोड में आ गए। उन्होंने कहा भाई देखो अब तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है, तो अब जो है हम तो भाई वो मानेंगे। ठीक है, जो भी आप भेदभाव करना चाहते हैं हम तो देखो उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द प्री वॉर पीरियड अ नंबर ऑफ मेजर्स हैड बीन टेकन टू रिफॉर्म सोसाइटी। फॉर एग्जांपल 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक इश्यूड अ रेगुलेशन डिक्लेयरिंग सती इलीगल। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा ना, सती प्रथा, विडो हिंदू विडो रीमैरिज, जो विडो रीमैरिज जो भी विडो हो जाती थी लेडी उसका रीमैरिज कराना। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी विडो माइट मैरी अगेन विद द अनयूजुअल यूजुअल सेरेमनीज। ठीक है, क्योंकि देखो उस टाइम पे विडो रीमैरिज भी नहीं हुआ करती थी, और किसी वुमेन का अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके साथ सती प्रथा भी कर दी जाती थी, तो इसके खिलाफ भी एक्ट आए थे। नॉट विशिंग टू डिसप्लीज पीपल, गवर्नमेंट नाउ अवॉइडेड रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी। एज अ रिजल्ट सोशल प्रोग्रेस स्लो डाउन एंड कंजर्वेटिव एलिमेंट गेन ग्राउंड। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट के इस स्टेप से कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया हम तो अब सोशल ग्राउंड्स पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम इस पे अब कुछ नहीं करेंगे, हम जो है भारत के लोगों के हिसाब से चलेंगे। इस स्टेटमेंट से भारत में जो कंजर्वेटिव सोच के लोग थे उन लोगों ने, मैंने कहा ना, अपना दबदबा वापस दिखाया। उन्होंने कहा देखो भाई सती प्रथा हमारा सोशल सब्जेक्ट है और ये होगा, विडो रीमैरिज नहीं होगा। ठीक है, नहीं कर सकते विडो रीमैरिज। तो ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए जो कुप्रथा थी भारत देश के अंदर, यानी जो बैड एलिमेंट थे, उन लोगों ने एक मौका देखा। उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये तो बढ़िया चीज़ बोल दी रानी ने, और हम जो है इसको जो है अब वापस लागू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स का जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है, वो ये है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ठीक है, इसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से ये भारत देश में इतने साल तक टिके रहे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर लगाया, अभी मैंने कहा सोल्जर्स के अंदर करा इन्होंने क्या करा, पूरा जो है जो एक ट्राइब के सोल्जर्स थे, जो एक थोड़ा सा इसको जूम अगर हो जाए, हाँ, और हो सकता है तो, और हो रहा है ये, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड एंड रूल की इन्होंने पॉलिसी अब यहाँ पे अप्लाई करी। ठीक है, सोल्जर्स के अंदर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से उन्होंने एक ग्रुप के सोल्जर्स को डिवाइड कर दिया, अलग अलग जगह डाल दिया। ठीक है, British policy was to pacify the chief and princes of the native state. They were being converted into loyal supporter of British Raj. This was done to create a wall of separation between the prince and the ordinary masses of the land. इन्होंने सबसे पहला काम क्या करा, इन्होंने राजाओं को लुभाने की कोशिश करी, जो प्रिंस थे उनको लुभाने की कोशिश करी। इन्होंने कहा यार प्रिंस अगर हमारी तरफ हो जाए ना तो बात खत्म। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, जो भी कॉमन लोगों को दिक्कत होती थी वो जाते थे राजाओं के पास, और वो कहते थे कि भाई राजा जी देखो ऐसा ऐसा। राजा जी किसको बोलेंगे, ब्रिटिश को, क्योंकि देखो रूल तो राजा जी का भी नहीं चल रहा, राजा जी नाम के राजा जी बन के घूम रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि अगर ये जो नाम का घूम रहा है, ये जो पपेट घूम रहा है, ठीक है,
ये अगर हमारे तरफ ही हो जाए तो फिर लोग जाते रहे, इसके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रिटिश ने एक ही काम करने की कोशिश करी, उसने कहा कि भैया राजाओं को अपनी तरफ अगर कर लिया जाए तो ये जो लोग हैं ना ये आते रहे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको कितना भी बोलने दो, चिल्लाना है, चीखना है, जो करना है करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ इन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, यही इनकी बड़ी खतरनाक पॉलिसी रही है। फर्दर द स्ट्रेंथ ऑफ द अपराइजिंग ले इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। द प्रिंसिपल लीडर नाना साहिब तात्या टोपे एंड अदर reorganized Bahadur Shah, a Muslim, and their emperor, both Hindus and Muslim, had combined against the hated foreigner. The British viewed this development with alarm. Therefore, they tried to create a misunderstanding between the Muslim and the Hindus. ठीक है। अब देखो, बाद में ब्रिटिशर्स ने देखा कि अरे यार ये भारत वाले लोग तो हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहे, ठीक है। जैसा भी होता है ना, नेता कहते कह रहे हिंदू मुस्लिम तो हो ही नहीं रहा है, हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो आप इसे समझ लो, जो नेता हैं आज के, उन्हें आप समझ लो ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स ने जैसे ही देखा कि यार ये तो लड़ ही नहीं रहे आपस में, अभी लड़ेंगे नहीं तो हम कैसे रूल करेंगे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम का बम फोड़ने की कोशिश करी। इन्होंने कहा भैया कुछ ऐसा करा जाए कि ये लड़ते रह जाएं और हम जो है बैठे रह जाएं, ताकि हमें ना कोई छेड़ने वाला ना मिले। ठीक है। अब वॉर के बाद क्या हुआ? सून आफ्टर द वॉर द ब्रिटिश टर्न अगेंस्ट द मुस्लिम। अब वॉर के बाद ब्रिटिश जो है वो मुस्लिम के अगेंस्ट हो गए। एट अ लेटर स्टेज हाउएवर द ग्रोइंग नेशनलिज्म ऑफ द हिंदूज मेड देम अनफ्रेंडली इन द आइज ऑफ द ब्रिटिश। द मुस्लिम वर टेकन बैक इनटू कॉन्फिडेंस। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वर फेल्ट बिटवीन ओन पीपल एंड अ रिफ्ट स्टार्टेड बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। रिवोल्ट के बाद, क्योंकि रिवोल्ट में क्या हुआ था, जो एम्परर ऑफ इंडिया बनाए गए थे वो एक मुस्लिम थे, और जो ये लोग बाकी लीडर्स थे जो इनको सपोर्ट दे रहे थे ये हिंदूज थे। तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट जो है किसके खिलाफ हो गई, गवर्नमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ हो गई। ठीक है। अब जब गवर्नमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ हो गई, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे चल के क्या हुआ, द ग्रोइंग नेशनलिज्म ऑफ हिंदूज मेड देम अनफ्रेंडली इन द आइज ऑफ ब्रिटिश। ठीक है। जो नेशनलिज्म आ रहा था हिंदूज के अंदर में, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश को अब खलने लगा। ब्रिटिश ने कहा कि यार हम तो ये मुस्लिम्स को दबाने की कोशिश कर रहे थे और ये हिंदूज है ये तो इकट्ठे होने लग गए, ये तो लड़ ही नहीं रहे आपस में। क्योंकि देखो ब्रिटिश ने सिंपल काम करा। ब्रिटिश ने क्या करा, ब्रिटिश ने बड़ी आसान पॉलिसी खेली। उसने कहा इनको साइड कर लो मुस्लिम्स को, और हिंदूज तो आपस में लड़ ही रहे। क्योंकि हिंदूज में क्या है, हिंदूज में देखो ब्राह्मण भी है, उसमें राजपूत है, उसमें तो बहुत सारे लोग हैं। तो हिंदूज में तो जरूरत ही नहीं है ना किसी और की लड़ाई करने की। हिंदूज में तो काफ़ी इन्हें आपस में छोड़ो या आपस में मर कटेंगे। ठीक है। तो उन्होंने एक ही ट्राइब को साइड करो, उन्होंने कहा भैया इनको साइड लगा लो, ये मुस्लिम्स को साइड करो और हिंदूज को तो छोड़ दो, इनको खुले में छोड़ो, ये खुद एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, हिंदूज एक होने लगे और ब्रिटिश को ये चीज़ बड़ी खलने लगी। ब्रिटिश ने कहा यार ये तो पासा उल्टा पड़ गया। तो क्या करा ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को वापस अपने कॉन्फिडेंस में लिया। जब ब्रिटिश ने देखा ना कि हिंदूज तो लड़ ही नहीं रहे, इन्होंने कहा यार अब मुस्लिम्स को अपने साथ ले लो। इन्होंने मुस्लिम्स को अपने साथ ले लिया और ऐसी पॉलिसीज बनानी शुरू करी जो मुस्लिम को फेवर कर रही हैं और हिंदूज के फेवर में नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे लोग जो है थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं बंटवारा सा देखने को मिल गया। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जब ऐसी पॉलिसी बना देगी ना किसी एक कास्ट के लिए, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जब पॉलिसी बना देगी और दूसरा यहाँ पे इग्नोर होगा, तो जाहिर सी बात है दूसरे को इस चीज़ को लेकर बुरा तो लगेगा। अब जब बुरा लगेगा तो वो क्या करेगा, वो कंप्लेन करेगा, लड़ेगा। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। तो बढ़ते हैं, ये है हमारी आज की आखिरी स्लाइड। अब देखिए अभी तक क्या था, अभी तक जो भी रिफॉर्म्स लाए कंपनी ने, जो काम करे, अब क्राउन जो चीज़ें ला रहा है, क्राउन ने बहुत सारे बदलाव करे ना। क्राउन ने प्रिंस के लिए कुछ करा, उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ करा। ये सारी चीज़ें क्यों लाई जा रही थी, ताकि जो क्राउन का रूल है ये स्मूथ हो सके। ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्हें बहुत ज़्यादा अभी चिंता होने लगी थी अचानक से कि अरे भारत के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं था। अब ये जो चीज़ें हो रही थी ये इसलिए हो रही थी ताकि जो है कंपनी की तरह भारत देश में क्राउन के खिलाफ क्या ना हो जाए, रिवोल्ट ना हो जाए। अब इसके चक्कर में क्या बदलाव आ गए देखो।
इसके चक्कर में ये बदलाव आ गए कि यूरोपियंस जो हैं वो ज़्यादा आ गए भारत देश के अंदर में, और इससे क्या हुआ, इससे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ भारत का। देखो कैसे हुआ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, समझते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ इंग्लिश मैन इन इंडिया। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, यहाँ ज़्यादा लोग अब किसके आने लग गए, यूरोप के आने लग गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया ना कि भाई ज़्यादा इंडियंस थे कम यूरोपियंस थे, तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है ज़्यादा यूरोपियन यहाँ प्लांट करने शुरू करे, यहाँ भेजने शुरू करे, और इससे क्या हुआ, देखो ज़्यादा लोग अगर भारत के रहेंगे तो सैलरीज किसके पास जाएंगे, भारत के लोग के पास जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा लोग यूरोप के रहेंगे तो अब सैलरी किसके पास जाएंगे, यूरोपियंस के पास जाएंगे। और जब यूरोपियंस के पास भारत का पैसा जाएगा तो ये क्या माना जाएगा, देखो ये लॉस माना जाएगा कंट्री के रिसोर्सेज का, सीधी सी बात है, क्योंकि भारत देश का पैसा किसी दूसरे देश पे जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इसको आप सीधा सीधा समझ सकते हैं। और भारत क्या बन के रह गया, इंडिया बिकेम अ डंपिंग ग्राउंड फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, इंडिया सिर्फ एक मीन डंपिंग ग्राउंड बन के रह गया, जहाँ के विदेश का जो सामान है वो आके बेच रहे हैं, और भारत के लोगों को एज सच कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में जहाँ भारत के लोग जॉब कर पा रहे थे, अब जो है वो जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या हो गई है, छीन गई है भारत से, और वो चली गई किसके पास, यूरोपियंस के पास। तो यूरोपियंस को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। Number 3, there was a rapid rise in indebtedness of the peasant under the British rule. The Indigo peasant of Bihar revolted on a large scale in 1866 and 68. ठीक है, जो इंडिया के पीजेंट्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस होने लगे इनके पॉलिसीज़ की वजह से, और जो इंडिगो पीजेंट था इन्होंने उसके बाद जो है 1866-68 में रिवोल्ट करा गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, The British invested their surplus capital in India in railways, coal mine, jute mills, shipping. The Indian had to pay heavy interest on the capital invested in India. जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश के बिजनेसमैन थे, उन्होंने यहाँ अपना पैसा लगाना शुरू करा, अपना रेलवेज पे, कोल माइन पे, जूट मिल पे, शिपिंग पे, और ये जो पैसा लगाया ये हैवी इंटरेस्ट पर था। और ये इंडियन लोगों को क्या है, ये देखो जाहिर सी बात है यहीं की इकोनॉमी से वो निकलेगा ना, तो यहाँ की इकोनॉमी से जब निकलेगा इंटरेस्ट, हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोगों को, तो जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, लोगों में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस आना शुरू होगा, यानी लोग जो है गरीब होने शुरू हो गए। द ब्रिटिश फॉट द भूटान वॉर इन 1863। 1863 में भूटान में वॉर हुआ। द बर्मा जिसे आप कहते हैं म्यांमार वॉर इन 1885। अ वॉर विद अफगानिस्तान, सेकेंड अफगान वॉर इन 1878 हुज कॉस्ट बोथ इन मैन एंड मनी इंडियन हैड टू बेयर। ठीक है, ब्रिटिशर्स की ये लड़ाइयाँ थी जिसमें कि भारत के लोगों को भेजा गया, यानी भारत के सोल्जर्स को भेजा गया। ठीक है, तो भारत का पैसा लगा, यानी भारत का जो सोल्जर है वो वहाँ जा रहा है, भारत के इकोनॉमी से पैसा निकाल के उस वॉर में लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो इससे क्या बढ़ा, इससे लोगों के अंदर क्या बढ़ा भाई, लोगों में इससे ये हुआ है कि गरीबी बढ़ी है। यहाँ लोग गरीब होते चले जा रहे हैं क्योंकि सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है लड़ाइयाँ कर रही है। अब लड़ाइयाँ करेगी तो जाहिर सी बात है पैसे खर्च करेगी। क्या क्या रहा इसमें, जो आपको मेन पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ रहा थ्रू सैलरीज एंड अलाउंसेस। जैसे कि मैंने आपको कहा इंग्लैंड के लोग ज़्यादा काम करने लगे तो ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिला। इंडियन मार्केट फ्लडेड विद ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश का सामान भारत देश के अंदर अब बढ़ गया तो इंडियन का सामान तो बिकेगा नहीं अब। पीजेंट्स बर्डन विद डेब एंड एक्सप्लॉयटेशन, भाई पीजेंट्स के ऊपर जो है टैक्सेस वगैरह बढ़े तो एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया ज़्यादा। ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर देयर प्रॉफिट, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ अपना पैसा लगाया, अपने प्रॉफिट कमाया, भारत के लोगों को कुछ नहीं मिला। कॉस्टली वॉर्स पेड बाय इंडियन पीपल, जो लड़ाइयाँ ब्रिटिश लड़ रहा है दूसरे देशों में उसका जो पैसा है वो इंडियन इकोनॉमी से लेके लगाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन माना गया ब्रिटिश के द्वारा भारत देश का। अब जब ये चीज़ें हुई तो क्या उठा, भारत के अंदर में फीलिंग जागनी स्टार्ट हुई नेशनलिज्म की। ठीक है, द ब्रिटिश सोल्जर्स वर गिल्टी ऑफ मोस्ट इनह्यूमन एट्रोसिटीज इन द वॉर ऑफ वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया जो ब्रिटिश के लोग हैं बड़ी आपने क्रूरता करी है ना, कितने लोग मारे देखे,
कितने लोग इन्होंने रिवोल्ट के अंदर मारे, कितने इन्होंने उसके बाद मारे। सच बारबरस सीन वर नेवर फॉरगॉटन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे जो घिनौने सीन थे, जो घिनौनी चीज़ें हुई थी ब्रिटिश के द्वारा भारत देश में, ये लोगों ने कभी भूला नहीं। और लोगों ने जब भूला नहीं तो लोगों के अंदर क्या जागा? लोगों के अंदर जागा नेशनलिज्म। पॉपुलर सॉन्ग इन प्रेज ऑफ तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर केप्ट द मेमोरी ऑफ देयर हीरोइक डीड्स अलाइव। ठीक है, जो तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, और भी जो लीडर्स थे, इनके ब्रेवरी के कहीं ना कहीं किस्से आपने सुना होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी थी। ठीक है, तो ये सारे जो है ये सॉन्ग बनाए गए। और जब ये देखिए, किसी भी देश में नेशनलिज्म जब फैलाया जाता है तो नेशनलिज्म किस तरीके से फैलाया जाता है? पोएट्री के फॉर्म में, सॉन्ग्स के फॉर्म में। ठीक है, नेशनल सॉन्ग होता है ना, क्यों होता है? ताकि लोगों को एकता का कहीं ना कहीं एहसास आए, लोगों को लगे कि हाँ भाई हम सब एक हैं। ठीक है, इसीलिए तो नेशनल सॉन्ग वगैरह बनाए जाते हैं। वरना क्या मतलब है, मैं अपना कोई गाना गा लूँ, दूसरा कोई अपना गाना गा ले, हम दोनों को क्या लगेगा? हम दोनों को लगेगा यार मैं अपना गाना गा रहा हूँ, अपना गाना गा रहा है। जैसे मैंने आपको 1857 के रिवोल्ट में क्या कहा, हर आदमी अपना सोच रहा है, हर आदमी सोच रहा है कि यार मेरा घर है, बस यही मेरी दुनिया है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी कवर। द रानी ऑफ झांसी बिकेम इंडिया जोन ऑफ आर्क whose very name revived the spirit of patriotism। ठीक है, तो झांसी की रानी जो है एक सिंबल बन गई और पैट्रियटिज्म जो है लोगों के अंदर जागने लगा। द वॉर बिकम अ सिंबल ऑफ चैलेंज टू द माइटी ब्रिटिश पावर इन इंडिया। जो वॉर 1857 का रिवोल्ट था, ये एक सिंबल बन गया जो ये ब्रिटिश रूल भारत देश के अंदर में चल रहा था। इट इंस्पायर्ड इंडियंस इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। और इसने जो है भारत के लोगों को इंस्पायर करा ब्रिटिश के खिलाफ क्या करने के लिए, एक बार फिर से जो है एक साथ होकर लड़ने के लिए। और इसी से शुरुआत होती है भारत देश के अंदर किस चीज़ की? नेशनलिज्म इन इंडिया। एक नेशन के तौर पे, ठीक है, भारत एक नेशन के तौर पे उठ खड़ा। और इसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से रिवोल्ट हुआ और किस तरीके से बाद में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में फाइनली जो है हो पाई। ठीक है, तो अगर 1857 का रिवोल्ट नहीं होता तो शायद जो 1947 का है ना, क्योंकि देखो 1847 में हमने कहा 1857 में हमने कहा कि अगर 1857 का रिवोल्ट एकता के साथ लड़ा जाता तो वो हमारा शायद इंडिपेंडेंस का रीजन बन जाता। लेकिन देखो अगर ये लड़ा ना जाता ना तो शायद ये जो इंडिपेंडेंस यहाँ पे आई है ना, ये मे बी कभी और आती, मे बी ना आती। क्योंकि ये हुआ तभी लोगों के अंदर एकता की फीलिंग जागी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।